अभी हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी और वो न्यूज थी रिलेटेड टू यूको बैंक। यूको बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? अगर मैं इस वर्ड को बाइफरगेट करता हूं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एंड एक्शन को, जिसमें प्रॉम्प्ट शब्द का मतलब है बहुत ही क्विकली, करेक्टिव का मतलब है कि कोई मिस्टेक की गई उसको करेक्ट करने की कोशिश, और एक्शन का मतलब है किसी भी तरह की कार्रवाई करना। ये अब कार्यवाही कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का, इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री का यहां पर फादर एंड मदर माना जाता है, गॉड फादर माना जाता है, तो वो सभी के सभी बैंक्स को कुछ इस तरह से मॉनिटर करता है कि अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक अगर कोई बैंक करने वाला है तो उसको क्विकली यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्ट किया जा सके, सही किया जा सके, और उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए जो अगर आप बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो उसको ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नाम देते हैं। ये तो एक सिंपलीफाई वर्ड में, देसी भाषा में मैंने आपको बताया कि आखिरकार प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है। अब यहां पर बहुत सारे सवालात आपके माइंड में चल रहे होंगे कि आखिरकार प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यह होगा कि क्यों, क्या रीजन क्या होता है इस तरह के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लाने का, या फिर कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बैंक करता है जिसकी वजह से यह प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को यहां पर लागू किया जाता है, और फाइनली आखिरकार क्यों यूको बैंक को इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लाया गया था और फिर उसको यहां पर हटा दिया गया था। क्या यह बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है? आरबीआई किस तरह से मॉनिटर करता है, कैसे सभी के सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो आप मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। रोज सुबह 8 बजे यहां पर आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, और बाकी मेरी अनअकैडमी प्लस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर रात को 10 बजे एक फ्री क्लास भी आपके लिए लेकर आता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @KKArtpal लिखोगे तो टेलीग्राम मिलेगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ एज वेल एज मेरे सारे वीडियोस एंड क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, और वो मेन मुद्दा था ये न्यूज। यूको बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया गया है। यह यहां पर रिव्यू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन आखिरकार क्या है? यह यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट जिसके द्वारा यहां पर आपका बाहर किया गया यूको बैंक को। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि यूको बैंक ने जो पहले पीसीए पैरामीटर्स को ब्रीच किया था, अब उन पीसीए पैरामीटर्स से बाहर आ गया है। उनकी जो ब्रीच किया था उसको तोड़ा था, उन बेंचमार्क्स को, तो अब उसने उन बेंचमार्क्स को वापस से रिटेन कर लिया है। इसलिए अब बेंचमार्क्स कौन से हैं, क्या क्या होता है आखिरकार इन बेंचमार्क्स में, वो हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसी न्यूज को ध्यान में रखते हुए ये आने वाले कुछ मिनट में आपके साथ लेकर आया हूं। ये न्यूज आई थी इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज भी। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से बैंक को हाल ही में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर किया गया, और हां अगर मैं डीप में जाऊं तो यह भी पूछ सकते हैं अगर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पे कि क्यों किया गया। चलिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सीखते हैं, बताता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सुनिएगा पहले मेरी बात ध्यान से, फिर स्लाइड्स तो हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए। देखो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, एक ऐसा एक्शन आखिरकार क्यों लिया गया? पहला माइंड में आपके क्वेश्चन आना चाहिए, ये ऐसा एक्शन लिया क्यों जाता है? यह एक्शन लिया जाता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे बेंचमार्क सेट किए गए हैं सभी बैंक्स के लिए। उन बैंक्स को कहा गया है कि यह पर्टिकुलर एक बेंचमार्क है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना। एक प्रकार से अगर आपने रामायण सुनी होगी, देखी होगी, तो लक्ष्मण रेखा आपने जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो एक प्रकार की यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है, उस लक्ष्मण रेखा को कहा गया है कि बैंक्स को तोड़ना नहीं है, लांघना नहीं है, ब्रीच नहीं करना है। अब यह लक्ष्मण रेखा आखिरकार बैंक्स के लिए क्या क्या है?
बैंक्स के लिए कहा गया है कुछ ऐसे पैरामीटर जिसमें बैंक्स को खरा उतरने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं देखूं बैंक के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है एनपीए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कहता है कि अगर आपका एनपीए इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को क्रॉस कर जाता है, परसेंटेज में सब समझाऊंगा, स्लाइड में सब लिखेंगे, अगर इस बेंचमार्क को क्रॉस कर जाता है तो आपके ऊपर हम कुछ ऐसे करेक्टिव एक्शन लेंगे जिसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वो आखिरकार क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। अभी सिंपल से भाषा में समझ लो। तो एनपीए को आपने एक लेवल पे ब्रीच किया कि आपका एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इस लेवल से बढ़ गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर एक्शन लगा देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको यहां पर अपने लपेटे में ले लेगा। एक तो एनपीए हुआ। दूसरा इसमें पैरामीटर होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपका रिलेटेड होता है आपकी पूंजी से। सभी बैंक्स के पास अपनी अपनी पूंजी होती है जो बिजनेस में यानी कि बैंकिंग को चलाने के लिए, अपने बैंक को चलाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने फर्दर बैंक को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी कैपिटल के अकॉर्डिंग यहां पर बेसल गाइडलाइंस के तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई थी कि सभी के सभी बैंक्स को एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कि CAR को निकालने के लिए यूज किया जाता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CAR पूरे के पूरे सभी बैंक्स, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, ये CAR 8% आना चाहिए। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के सभी बैंक्स को यह दिशा निर्देश जारी किए कि ये जो CAR है वो 9% आपका आना चाहिए। CAR को मैं अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं तो CAR इक्वल टू द Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल इज होल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स। ये एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है। Tier 1 कैपिटल आपकी नॉर्मल पूंजी, जो आप नॉर्मल कैपिटल आप दिन प्रतिदिन यूज करते हो। Tier 2 कैपिटल जो आप दिन रोज यूज नहीं करते हो, आपकी बैलेंस शीट में होती है, बट उस कैपिटल को तभी यूज किया जाता है जब कोई भी ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन होती है, जब बैंक्स यहां पर डूबने के कगार पर होते हैं, उस सिचुएशन में उस तरह के पैसे को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये दोनों तरह की कैपिटल को अगर मैं ऐड करके डिवाइड करूं रिस्क वेटेड एसेट्स से, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती हैं? रिस्क वेटेड एसेट्स होती हैं बैंक्स की ऐसी एसेट्स, एसेट्स किसको कहते हैं? यानी कि बैंक्स अगर कोई भी लोन या एडवांस देता है उसको हम एसेट कहते हैं, यानी कि उस पे मेरा हक है, उस पर बैंक का हक है। मैं आने आपको लोन दिया तो मेरा हक है उस पैसे को वापस लेना, तो वो मेरी एसेट है, मेरा हक है वो। तो अगर कोई भी लोन एंड एडवांस दिया जाता है उसको हम बैंक के लिए एसेट मानते हैं। तो बहुत सारे लोन्स एडवांसेस बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन होता है, बिजनेस का लोन होता है, मुद्रा का लोन दिया बैंक ने, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अब हर एक लोन जो है उसकी अपनी अपनी रिस्क होता है। रिस्क किस चीज का? रिस्क उसको वापस चुकाने का। अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिस्की जो लोन इंडियन सिनेरियो माना जाता है वो एग्रीकल्चर लोन माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन एक ऐसा लोन है जिसको वापस आने का जो चांस होता है वो ऐसा नहीं कहूंगा बहुत कम होता है, बट हाँ इन कंपैरिजन टू द अदर लोन काफी कम होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज डिपेंड अपॉन द मॉनसून, अपॉन द क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो आपकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो बैंक का लोन भी टाइम टू टाइम चुकाया जाएगा। और इस तरह की चीजें आपने आए ना आए दिन अखबार में, न्यूज में सुनी होंगी कि फार्मर्स बहुत बार सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि क्रॉप्स उनकी यहां पर होती नहीं है, उनको उधारी में उनका पैसा चला गया और वो पैसा चुका नहीं पाए और उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। यह बहुत अफसोस की खबर है, बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। खैर इस पे ऊपर डिस्कशन का मैटर है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं जो कि एग्रीकल्चर लोन से जुड़ा। इसी तरह से एजुकेशन लोन है, ये भी एक प्रकार से रिस्की लोन माना जाता है इन कंपैरिजन। मैं फिर से कहूंगा ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रिस्की है, इन कंपैरिजन टू द अदर लोन्स उनको एक अलग लेवल पे रखा जाता है। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा किसी लोन में उतना ज्यादा उसको वेट असाइन किया जाता है। वेट असाइन करें मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का लोन लिया है और 100 रुपए का लोन अगर इन कंपैरिजन टू द अदर लोन वो ज्यादा रिस्की है तो उनको 100 रुपए हम ना आंके उसको हम 110 120 रुपए आंकेंगे। आपने अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी अपने कैरियर में, अपने पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं वेट से क्या मतलब है। तो अगर मैं एक तरफ से लोन रखता हूं, इस तरफ मैं वेट्स रखता हूं, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो टोटल मेरा लोन का पोर्टफोलियो नीचे टोटल बनेगा उसको मैं रिस्क वेटेड एसेट कहूंगा। यही रिस्क वेटेड एसेट को मैं डिवाइड करता हूं टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल से,
तो मेरे पास जो फाइनल आउटकम आता है उसको मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहता हूं। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन 9% कम से कम होना चाहिए, 9% से कम नहीं होना चाहिए। और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आखिरकार क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि बैंक्स को यहां पर अपने इतने परसेंटेज जो पूंजी है वो यहां पर अलग से दिखानी पड़ेगी, अलग से रखनी पड़ेगी, ताकि किसी भी तरह की अनफोर्सिन कंडीशन होती है, लोगों का पैसा डूबता है, बैंक भाग जाता है, तो इस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है लोगों को पैसा वापस देने के लिए। ये एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक कंसेप्ट हुआ। तो इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ये पर्टिकुलरली बेंचमार्क है 9%, अगर इससे ऊपर नीचे हुआ, अगर इससे ऊपर नहीं, इससे अगर नीचे जाता है तो हम आप पे एक्शन लेंगे। कौन सा एक्शन लेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पैरामीटर हुआ। तीसरा पैरामीटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है वो जुड़ा है प्रॉफिट से। अगर आपका बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से कमा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका बैंक लॉस में जा रहा है, अगर पूरे साल का जो बैलेंस शीट फाइनल में निकाली जाती है, फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसमें अगर लॉस में जा रहा है और अगर कंटिन्यू 2 साल लॉस में गया, कंटिन्यू 3 साल लॉस में गया, तब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जागता है और उस बैंक पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है। ये 3 पैरामीटर जो है ये यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अहम बताए हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को यहां पर अपना एक कार्रवाई करने के लिए। अगर इन तीनों पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर अगर ब्रीच किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा, तो वहां पर उस बैंक के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी वो आगे चलते हैं। और आखिरकार ये कार्रवाई की तो जाती है, इसलिए की जाती है ताकि जो बैंक्स हैं वो इन चीजों में सुधार ला सके और सुधार लाने के बाद बैंक अपने रूटीन के ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सके। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा। जब तक आप इन चीजों में सुधार नहीं लाओगे, यानी कि आप किसी भी तरह के गड़बड़ घोटाले में फंस सकते हैं, बैंक डूब सकता है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले ही अनुमान लगा लेता है कि बैंक्स जा रहे हैं अपनी गलत दिशा में, तो इनको रोका जाए, इनको सुधारा जाए। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाकर, ताकि उन रिस्ट्रिक्शन को सुधारने के लिए यहां पर सभी के सभी बैंक्स एक साथ जुट जाएं। एक साथ तो नहीं कहूंगा, अपना अपना बैंक जुट जाए और वो पीसीए से बाहर आ सके और उन पे रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा सके। ये तो हुआ एक देसी भाषा में आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब। इसमें एक और पैरामीटर जुड़ा होता है लीवरेज रेशियो से, वो मैं आगे आपको स्लाइड में बताता हूं। चलो अब चलते हैं स्लाइड पे। उम्मीद करता हूं ये चीज अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मेरे ये छोटे छोटे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर इन सेशंस को शेयर किया कीजिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और इस तरह के छोटे छोटे सेशंस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। इसी चैनल पर आपके लिए रोज ना रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। चलिए, ये जो मैंने अभी बताया ये सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है। जो अभी अभी मैंने बोला था ये इन्हीं में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर एक वर्ड आ रहा होगा ROA। ROA कंफ्यूज मत होइएगा, इसका पूरा नाम होता है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट आपका प्रॉफिट से ही लिंक है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी एनपीए से जुड़ा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी यहां पर अगर ब्रीच होता है, कोई भी एक पैरामीटर ब्रीच होता है तो वहां पर उन पे पीसीए लगाया जा सकता है। लीवरेज मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूं इस चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो ये है एक ब्रीच ऑफ एनी रिस्क थ्रेशोल्ड एज डिटेल्ड अंडर वुड रिजल्ट इन इन्वोकेशन ऑफ पीसीए, यानी कि आप पे पीसीए लगाया जा सकता है। ये है आपका सबसे पहले कैपिटल ब्रीच ऑफ ईदर CRAR और CET1 रेशियो। अब CRAR क्या है? आप सोचोगे सर CR तो बताया था, CRAR क्या है? वही है, उसका दूसरा नाम है CRAR, बट CAR जो मैंने बताया वही है। दूसरी चीज अब आप बोल रहे होगे सर CET1 क्या है? CET का फुल फॉर्म होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कौन सी? अगर CAR की डेफिनेशन याद होगी, मैंने बताई थी टीयर 1 प्लस टीयर 2। उसमें अगर मैं टीयर 2 को हटा दूं, अगर टीयर 1 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट करूं तो वो CET1 रेशियो निकल जाएगा, टीयर 1 रेशियो वो निकल जाएगा। तो उस तरह से भी इन्होंने कहा है, या तो CAR या फिर टीयर 1 का जो रेशियो है, इनमें से किसी भी तरह का ब्रीच होता है तो वहां पर पीसीए फ्रेमवर्क लगाया। पीसीए को इन्होंने 3 थ्रेशोल्ड में डिफाइंड किया है, 1, 2 एंड 3 में।
1, 2 एंड 3 में क्यों डिवाइड किए हैं अभी समझते हैं। इसमें यहां पर CAR, अगर ये कहते हैं कि CAR अगर आपका 9%, मैंने 9% बताया था अभी आपको, यहां पर 9% ही लिखा हुआ है, प्लस 1.25% ऑफ CCB एज ऑन 31 मार्च 2017। 1.25 क्या है? 1.25 है CCB। CCB क्या है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। CCB का फुल फॉर्म है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बेजल 3 तरह की गाइडलाइंस जारी की बेजल ने, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3। एक इंटरनेशनल एजेंसी है यहां पर आपकी, और इसी के तहत ये CAR डिफाइन किया गया है। बेजल 3 क्या कहता है? बेजल 3 ये कहता है कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो मेंटेन करना ही करना है, बट इसके अलावा आपको एक CCB भी मेंटेन करना। और CCB कितना उन्होंने बोला? उन्होंने कहा 2.5% इसको यहां पर आपको मेंटेन करना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। यानी कि एक ओवर एंड अबव इन्होंने 2.5% और कैलकुलेशन करवाई CCB की, कैपिटल कंजर्वेशन बफर की, जो कि यहां पर 9% के ओवर एंड अबव था। सो कैपिटल एडिक्वेसी, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, जब स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट हुआ था तब इन्होंने 2017 का डाटा कहा था। 2017 में इन्होंने कहा था कि 9% ये 1.251 ये, यानी कि टोटल CAR जो है वो आपका 10.25% होना चाहिए। ये 2017 की बात थी, जबकि आज की डेट में मैं बात करूं तो ये 1.25 की जगह ये आपका 2.5% हो चुका है। ये अब जाकर आपका 2.5% हो चुका है। तो यानी कि 9% प्लस 2.5 यानी 11.5% आपको यहां पर CAR मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मैं अकेले टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 इन्होंने कहा है 6.75% टोटल, जिसमें टीयर 1 अकेला 5.5 है, और 1.25 को अगर आप 2.5 कर लेते हो तो 5.5 प्लस 2.5 यानी कि 8% आपको, अगर टीयर 1 अकेला मैं टीयर 1 लगाऊं तो आपको यहां पर करना पड़ेगा इतना मेंटेन। अब दोनों में से कोई भी, ये देखो लिखा इधर CRA और CET1 रेशियो, दोनों में से कोई भी अगर ब्रीच होता है, यानी कि दोनों में से कोई भी इस लेवल से बिलो जाता है और इस लेवल से लेकर इस लेवल के अंदर जाता है, तो ये 1 थ्रेशोल्ड में जाएगा। अगर इस लेवल के अंदर जाता है तो 2 में जाएगा, और 3 में जाता है तो ये आपका इतना बिलो अगर हो जाता है तो जाएगा। और ये टीयर 1 का है, ये टीयर 1 और ये दोनों टीयर 1 और टीयर 2 दोनों, टीयर 1 और CR दोनों मिलाकर ये जो रेशियो है अब चेंज हो चुके हैं, क्योंकि 1.25 के 2.5 हो चुका है, तो उतना उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। 1.25 सभी में ऐड कर लोगे तो आपके जो नए रेशियो है 1, 2, 3 वाले आ जाएंगे। अब आखिरकार 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 आपका होता है कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाएंगी। यानी कि अगर 1 में है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा लीनियंट रहेगा, कहेगा चलो ठीक है, हम थोड़ी बहुत कुछ ही रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आपके कामकाज पर, ज्यादा नहीं लगाते। लेकिन अगर 2 में जाएंगे थोड़े से और बढ़ा दी जाएंगे, और 3 में जाएंगे तो बिल्कुल ही बैंक्स की जो कार्रवाई है, बहुत सारी चीजें हैं बैंक्स के लिए रोक दी जाती है। बैंक्स काम करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि उनको बैंक्स पे अपना होल्ड रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, बैंक डूब भी सकता है। क्योंकि आप खुद देखो, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना ज्यादा गिर जाता है तो बैंक्स किस सिचुएशन में होगा। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस केस में अगर मैं वैसे ही आपको समझाऊं, 3.625 अगर होता है, चलो इसमें तो 1.25 ओवर हेड होगा। मान लीजिए इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना क्यों गिरेगा, जरा सोचना, 2 मिनट सोचना, मेरी वीडियो को पॉज करना और सोचना आखिर क्यों गिरेगा। रीजन तो मैं भी बता ही रहा हूं, ठीक है। क्यों गिरेगा? अगर फॉर्मूले में जाओ, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट रेशियो परसेंटेज, क्यों गिरेगा? या तो रिस्क वेटेड एसेट इंक्रीज हो जाए, समझ गए, या फिर कैपिटल डिक्लाइन हो जाए। कैपिटल डिक्लाइन किस केस में होती है? कैपिटल डिक्लाइन केस में होती है अगर बैंक्स को बहुत ज्यादा लॉस लग रहा है। अगर कंटिन्यू अगर बैंक को लॉस लग रहा है तो बैंक की जो लॉस जो कैपेसिटी होती है, बैंक आखिर पैसा कहां से लेगा? अपने लॉस जो नुकसान हो रहा है वो कहां से उठाएगा? बैंक तो अपनी पूंजी खत्म होगी ना, बैंक की पूंजी कम होती रहेगी। जितना लॉस होता रहता है बैंक को उतनी पूंजी कम होती रहती है बैंक की, तो कैपिटल डिक्लाइन होगी। बैंक को लॉस हो रहा है तो कैपिटल डिक्लाइन हो रही है। और अगर बैंक के जो लोन है वो ज्यादा रिस्की बैंक लोन दे रहा है लोगों को, तो बैंक की फिर भी यहां पर रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेंगे, तो उससे क्या इंपैक्ट होगा? दोनों केसेस में
CAR आपका डिक्लाइन होगा। CAR दोनों केसेस में डिक्लाइन होगा आपका, तो इसीलिए CAR को मेंटेन करने के लिए पहली चीज आपकी कैपिटल अच्छी खासी लेवल पे होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको वेल मेंटेन्ड रिस्क वेटेड एसेट मेंटेन करके रखनी चाहिए, ताकि आपका CAR जो है वो यहां पर बना रहे, सही लेवल पे कायम रहे। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। इट्स जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में बाकी पैरामीटर आ जाते हैं, जिसमें एसेट क्वालिटी आता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस यानी NNPA रेशियो जो है वो 6 से 9% के बीच में, 9 से 12 और 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12% से ज्यादा होता है तो 3 में, 2 में, 1 में आएगा। ये परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेट NPA रेशियो यानी कि एडवांसेस के मुकाबले आपका रेशियो कितना है। दो तरह के रेशियो होते हैं नेट NPA से जुड़े हुए, एक होता है ग्रॉस NPA, एक होता है नेट NPA। ग्रॉस NPA नॉर्मल NPA डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस। नेट NPA होता है अगर मैं NPA में से प्रोविजन माइनस कर देता हूं और एडवांसेस में से भी प्रोविजन माइनस कर देता हूं, तो जो परसेंटेज मेरे पास आती है उसको मैं यहां पर नेट NPA रेशियो कहता हूं। प्रोविजन क्या होते हैं, अगर आप यहां पर सोचोगे सर प्रोविजन क्या होते हैं, प्रोविजन आपके होते हैं कि कोई भी जब भी लोन NPA होता है तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा अलग से निकाल कर रख लेते हैं अपने प्रॉफिट में से, ताकि इनकेस अगर फ्यूचर में वो NPA जो है वो डूब जाता है, वो पैसा वापस नहीं आता है, तो हमने जो पैसा ऑलरेडी अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल कर रख लिया उस NPA के हिसाब से, तो उस पैसे से हम उस NPA का थोड़ा बहुत लॉस कवर कर सके जो बैंक को हुआ, तो वो प्रोविजन हम अलग से निकाल के रख लेते हैं। तो उसी प्रोविजन को जब मैं माइनस करूंगा टोटल बैंक का जितना भी NPA है उससे, और डिवाइड में जो आपका एडवांसेस आता है इस रेशियो को निकालने के लिए उसमें से माइनस करूंगा, तो जो मेरे पास आएगी वैल्यू वो नेट NPA रेशियो कहलाता है। और ग्रॉस NPA रेशियो क्या होता है, जिसमें प्रोविजन माइनस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, नेगेटिव ROA फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 2 साल तक कंटिन्यू लॉस में है, 3 साल तक कंटिन्यू लॉस में और 4 साल तक बैंक कंटिन्यू लॉस में चला गया। ये आपका हुआ ROA, रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना है, राइट। ओके, अगला है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है कि आपका पैसा जो बैंक से आपने जो आपने मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा रखा है वो आपकी पूंजी के मुकाबले कितना है। यानी कि आपने आउटसाइड कहीं से लोन ले रखा है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास मान लीजिए 1 लाख है और मार्केट से आपने 10 लाख उठा रखा है, यानी कि आपके खुद के पास कैपिटल तो 1 लाख है, मार्केट से आपने 10 लाख उठा लिया, तो 10 गुना पैसा उठा रखा आपने। तो जितना ज्यादा आपका लीवरेज रेशियो होगा उतना आपका यहां पर सेहत खराब होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये आपका इसमें पैरामीटर होना चाहिए, लीवरेज यहां पर आपका इस रेंज में रहना चाहिए, लीवरेज रेशियो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, लीवरेज रेशियो आपका कम लेवल पे रहना चाहिए, यानी कि मैं उल्टा शायद बोल दिया, आपका लीवरेज रेशियो आपका इन कंपैरिजन टू दी सही लेवल पे होना चाहिए, कि ऐसा नहीं आप अपनी औकात से ज्यादा लोन ले रहे हो। ठीक है, शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, मेरी बात समझिए होगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, ये CCB मैंने आपको पहले बताया था 1.25 के बाद, ये देखो 2.5% यहां लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 को ये 2.5% हो जाना था। वो एक इन्होंने पैरामीटर दे रखे थे कि अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये आपको चलना था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज आ गई आपकी। आई होप आप ये अब तक समझ गए होंगे। अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आखिरकार रिस्ट्रिक्शन लगाई क्या जाती है, रिस्ट्रिक्शन आखिरकार लगाई क्या जाती है। 1, 2, 3 तो मैंने बता दिया, अब 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएगी वो यहां पर लिखी है। रिस्ट्रिक्शंस 2 तरह की होती हैं, पहली रिस्ट्रिक्शन होती है मैंडेटरी, दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन क्या कहती है, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 रिस्ट्रिक्शन आपकी होती है। पहला थ्रेशोल्ड अगर आप ब्रीच करते हो तो आपको जो डिविडेंड है, जो बैंक्स को अपने प्रॉफिट में से हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर को देता है, उस पर रोक लगा दी जाती है। बैंक्स अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकता। अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे तो वो यहां पर बुरा मान जाएंगे तो मार्केट में वो ये बोलेंगे यार वो बैंक तो डिविडेंड नहीं दे रहा, उसके शेयर मत खरीदो। जब आपके शेयर ही नहीं खरीदेगा तो आपके शेयर की वैल्यू डाउन होगी, शेयर की वैल्यू डाउन होगी तो कैपिटल डाउन होगी,
कैपिटल डाउन होगी तो अपने आप ही अल्टीमेटली आपकी जो CAR है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, CR मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप लीवरेज रेशियो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका एनपीए में जो प्रोविजन करना है वो कहां से कर पाओगे। तो अल्टीमेटली कितना लंबा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर आप इसको रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। तो इसी रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए बैंक एफर्ट लगाएगा। कैसे एफर्ट लगाएगा? बैंक अपना एनपीए को कम करने की कोशिश करेगा, बैंक अपने जो रिस्की लोन दिए हैं उनको थोड़ा सा लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, बैंक अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से बैंक्स काम कर सकते हैं। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगे बैंक को लगता है कि यार ये लॉन्ग टर्म बहुत बुरा इंपैक्ट है, हम शॉर्ट टर्म में काम करो, जल्दी जल्दी करो, ये करो वो करो, तो रोका जा सकता है इस चीज को। ठीक है, सो ये प्रोमोटर ओनर पेरेंट इन केस ऑफ फॉरेन बैंक्स ब्रिंग इन कैपिटल नहीं ला सकते, जो प्रोमोटर्स हैं बाहर से नहीं ला सकते। और 2 में यहां पर पहले वाली तो है ही, उसके अलावा ब्रांच एक्सपेंशन, नई ब्रांच ही नहीं खोल पाओगे यार अगर आप, ठीक है, डोमेस्टिक ओवरसीज कहीं नहीं खोल पाओगे। कवरेज डिजाइन, उनको कुछ ऐसी चीजों के लिए और प्रोविजन करने पड़ेंगे, ज्यादा प्रोविजन करने पड़ेंगे बैंक्स को, सभी बैंक्स को। ठीक है, थ्रेशोल्ड 3 में 1, 2 वाली तो रहेंगी। उसके अलावा मैनेजमेंट कंपनसेशन, डायरेक्टर फीस, जो उनको सैलरी मिलती है डायरेक्टर्स को, जो उनके मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोगों को, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इंपोज होती हैं। और ये कॉमन मीनू है, डिस्क्रिशनरी एक्शन है, ये तो मैंडेटरी होंगे और ये डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब आरबीआई इनको लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता। तो ये सब चीजें आपके लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे रिलेटेड आती है, जो कि आती है HR रिलेटेड। HR रिलेटेड मतलब आपकी वैकेंसी से रिलेटेड। ये न्यूज बहुत साल पहले आई थी, 2-3 साल पहले, आज से शायद 2-3 साल, हाँ 2-3 साल पहले बहुत सारे बैंक्स पे यहां पर आरबीआई ने पीसीए लगाया था। 1 साल लगा दिया, तो बहुत सारे बैंक्स डाउनफॉल में चल रहे थे, आरबीआई ने पीसीए लगाया था काफी सारे बैंक्स के ऊपर। तो उस वक्त क्या हुआ था, आपकी एकदम से वैकेंसीज काफी डिक्लाइन देखने को मिला। तो वो इसलिए डिक्लाइन देखने को मिला था कि पीसीए इंपोज कर दिया था, और पीसीए की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक्स के ऊपर अपने डिस्क्रिशनरी एक्शन का यूज करते हुए वैकेंसीज पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा वैकेंसीज आप नहीं निकाल सकते, नहीं, ये चीज हुई थी। और खासकर ये चीज, अगर आप में से काफी लोग पुराने हैं तो एक एग्जांपल बताता हूं देना बैंक का। देना बैंक का एग्जांपल काफी फेमस एग्जांपल है। देना बैंक की एक बार वैकेंसीज आई थी और लेटर ऑन क्या हुआ, उसी वक्त पीसीए लग गया देना बैंक के ऊपर, और देना बैंक ने आपकी जो वैकेंसीज आई थी उनके फॉर्म भी फिल हो गए थे, आपके फीस भी ले ली गई थी, बट लेटर ऑन देना बैंक को वैकेंसीज कैंसिल करनी पड़ी। देना बैंक ने आप लोगों की फीस रिफंड की थी। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग होंगे आज भी जो वीडियो सुन रहे हैं उस वक्त के। ठीक है, तो वो चीज है कि देना बैंक इज अ लाइव एग्जांपल, वैकेंसी विड्रॉ करके आपको फीस भी वापस दी गई थी। बट अगेन दिस इज अ डिस्क्रिशनरी एक्शन, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी ये चीजें हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज कर भी सकता है, नहीं भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये मैंने वही चीजें थोड़ी सी अलग चार्ट में दे रखी हैं। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लेना। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो, अगर अच्छी लगे वीडियो, इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के लिए जुड़े रहना, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, और बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से बने रहेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आई होप आज के बाद आप कभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को नहीं भूलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन।